नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने स्वयं के धाम बागेश्वर धाम से कर दी है। बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम बनने जा रहा है। साथ ही पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में हिंदू ग्राम भूमि पूजन करते हुए इसकी आधारशिला भी रख दी है। यह हिंदू गांव 2 साल में बनकर तैयार होगा। गांव की खास बात यह रहेगी कि सभी मकान एक जैसे होंगे, मकानों की खरीद नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही हिंदू ग्राम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। बागेश्वर धाम में हिंदू ग्राम बनाने को लेकर के सियासत का दौर अब शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस जो है एक दूसरे पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन जरा उससे पहले बीजेपी कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी सुनिए। देश में पहली बार ऐसा विभाजनकारी कदम उठाया जा रहा है जिसमें एक समुदाय विशेष के गांव बसाने के लिए आधारशिला रखी जा रही है। तो क्या यह संविधान सम्मत है? मैंने मुख्यमंत्री महोदय से सवाल किया, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, कि क्या यह संविधान अनुमति देता है। अगर संविधान अनुमति देता है इस तरह के काम की, तो फिर मुझे भी अनुमति मिले कि मैं भी ईसाई, सिख और मुस्लिम गांव बसाऊं और उनके मैं प्लॉट करूं और उनके अंदर लोगों को लेकर आऊं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी बात होगी ये, लेकिन क्या ये सही है प्रदेश के लिए? अगर ये सही नहीं है तो फिर उसको रोका जाए। हिंदू गांव तो सब है ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। तो हिंदू ग्राम बना मुस्लिम ग्राम। अब देखिए जिस तरीके से यहां पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा ये बात कही गई है, उसके बाद से प्रदेश भर में सियासी सरगर्मियां काफी तेज है और इस पर आप प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं योगेश गुप्ता, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ हैं हिमानी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चलिए सबसे पहले योगेश जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। अब मध्य प्रदेश में हिंदू ग्राम बनने जा रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर? 19(1)(e) में हर भारतीय को देश के किसी भी हिस्से में रहने की स्वायत्ता है, एक बात। और बाबा बागेश्वर धाम में अगर सनातनियों के लिए हिंदू ग्राम बनाने की जो परियोजना लेकर आए हैं, इस पर कांग्रेस की जो रुदाली है वो आपत्तिजनक इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ये तुष्टीकरण की राजनीति करना कब बंद करेगी? नहीं योगेश गुप्ता जी, आप नहीं कांग्रेस पर निशाना हम साधेंगे, आप साधिएगा कांग्रेस पर निशाना, आपको जो बयान देना दीजिएगा। लेकिन पहली प्रतिक्रिया बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर आपकी क्या, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के? जरा पहले अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, बागेश्वर धाम में एक 100 बिस्तरों वाला कैंसर का हॉस्पिटल भी बना। पिछले महीने में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो जिस प्रकार जब कैंसर अस्पताल बागेश्वर धाम में बन सकता है, तो सनातनियों के लिए वहां निवास क्यों नहीं बनाया? तो क्या वो हॉस्पिटल सिर्फ सनातनियों के लिए है योगेश जी? जी, वो हॉस्पिटल सबके लिए है या केवल सनातन के लिए है? निश्चित रूप से बागेश्वर धाम में जो हॉस्पिटल बन रहा है वो सर्वधर्म संभाव की भावना को समायोजित करते हुए बन रहा है, एक बात। दूसरी बात, अगर हिंदू ग्राम पर आपत्ति है तो भोपाल शहर में आरिफ नगर, हसनात नगर, रुस्तम महाता खां, अहमदाबाद पैलेस, चौकी इमामबाड़ा, नूर महल रोड और इस्लाम नगर, ये कांग्रेस के शासन में, इसमें सिर्फ मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम बस्तियां हैं, इसमें हिंदुओं का नामो निशान नहीं। इन बस्तियों और इनके नाम पर जब इस्लाम नगर बन सकता है, अहमदाबाद पैलेस बन सकता है और आरिफ नगर बन सकता है, तो हिंदू ग्राम बनाने में कांग्रेस की आपत्ति क्या है? कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 55-60 सालों से जो 2080 का गेम खेलती आई है,
कभी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय बना दिया, कभी हबीबगंज स्टेशन बना दिया, कभी उबैदुल्लागंज बना दिया। क्या इनको कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं मिला? और देखिए सीमा जी, 400 साल तक हमारे देश पर मुगल शासकों का शासन रहा। मुगल आक्रांताओं को हमको कांग्रेस ने इतिहास में पढ़ाया, और जब इतिहास पढ़ने के बाद भी अगर हम इतिहास से कोई सबक नहीं लेते तो फिर हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बयानबाजी निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है। आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुओं की हित की बात करोगे तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता और देश की जनता आपको चुनेगी, नहीं तो 29-0 का रिजल्ट जिस प्रकार 2023 लोकसभा चुनाव में आपको मिला है, आगे आप शून्य की ओर निरंतर अग्रसर होते जाओ। हिमानी जी जी, क्या समस्या है हिमानी जी? अगर यहाँ पर हिंदू ग्राम बन रहा है तो आखिरकार जो बात कहते हैं यहाँ पर योगेश जी नजर आ रहे हैं, आपत्ति क्या है? अगर हिंदू ग्राम बन रहा है, काफी कुछ गिनाते भी नजर आए हैं, जरा योगेश जी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, भारतवर्ष जिस दिन बंटवारा हुआ था उसी समय घोषित हो गया था कि ये हिंदुओं के रहने के लिए जगह आरक्षित है। जो ऑलरेडी जो हिंदुस्तान है उसको क्या बागेश्वर महाराज हिंदू राष्ट्र ग्राम बनाएंगे और क्या करेंगे? योगेश जी ने बहुत सारी गलत बातें बोली कि बहुत सारे ऐसे तथ्य रखे जो जनता को भ्रम में डालने के लिए काफी थे। उनमें से एक था कि 2023 के लोकसभा चुनाव में इनका कोई अलग लोकसभा चुनाव हुआ होगा, वैसे पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 में हुए थे योगेश जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन भी आपने कॉलोनियों और नगरों के नाम बनाए, जो भी कॉलोनाइजर होता है वो अपने नाम पर, अपने परिवार के नाम पर कॉलोनी का नाम रखता है, लेकिन उसमें खरीद फरोख्त कौन करेगा इसकी कोई बाउंडेशन भारतवर्ष के संविधान के अनुसार तो किसी को नहीं दी जाती। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि यह जो हिंदू ग्राम की अवधारणा है, पूरा हिंदुस्तान जो हमारा पूरा देश हमारा है उसको एक ग्राम तक सीमित करने की एक छोटी सोच जिसका ये समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं ये पूछना चाहती हूँ जब पूरा भारत हमारा है तो एक गांव में हम क्या ऐसा वो करेंगे? लेकिन मैं पूछना चाहूंगी क्या जो ये ग्राम तहसील जिले बनेंगे इनमें सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी सुविधाओं के लिए बाकी जो सरकारी संस्थाएं वो काम नहीं करेंगे? तो क्या उनमें नियुक्तियां भी बागेश्वर महाराज की मर्जी के हिसाब से हुआ करेंगी कि किसी गैर हिंदू अगर क्वालिफाइड है और वहां टीचर बनकर आया है तो उसकी नियुक्ति वहां नहीं होगी, किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर नर्स की नियुक्ति नहीं होगी? तो इस तरह से अगर और फिर अगर इस आधार पर अगर खुद जमीन खरीद कर कोई मुस्लिम धर्मगुरु, कोई क्रिश्चियन धर्मगुरु, कोई ईसाई कोई सिख धर्मगुरु अगर कोई ऐसा ग्राम या कोई जगह आरक्षित करना चाहे तो क्या आपको नहीं लगता कि आगे देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और सौहार्द जो देश में बना रहना चाहिए उसके लिए खतरा हो जाएगा? वैसे मैं मान सकती हूँ कि कुछ चीजें जो हैं बीजेपी और बागेश्वर महाराज उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं साध्वी प्रज्ञा, साध्वी रितंबरा, उमा भारती की तरह सामने आने लगी हैं। मुझे लगता है कि वो अगले विधानसभा या लोकसभा तक चुनाव क्षेत्र में आ भी जाएंगे कि और HDFC के उनके खाते में 650 करोड़ हैं और आजकल ऐसी चल रही है कि 15-20 लाख रुपए के उस पर लोगों पर ईडी की कार्रवाई हो जाती है और ईडी ना किसी सरकारी संस्था ने पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि 650 करोड़ आखिर आपके खाते में कहां से आ गए। छतरपुर के बैंक में उनका एक खाता है HDFC बैंक में, उसमें 650 करोड़ का अमाउंट जमा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने, वो बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी कर रही है और बीजेपी उनकी जो उनकी पॉपुलैरिटी है और जो उनका आजकल जो उनका क्रेज चल रहा है उससे अपना राजनीतिक दोहन कर रही है और वो धर्म के आधार पर जनता की भावनाओं से खेलकर उनकी उससे दोहन कर रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है और देश की सौहार्द के लिए और देश की अखंडता के लिए इस तरह की बातें आप सोचिए कि किसी जगह पर कोई एक धर्म के लोग एंट्री नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, ये किस तरह की परिकल्पना है? आप ऐसे भारतवर्ष की कभी कल्पना भी कर सकते हैं? जवाब ले लेते हैं योगेश जी। देखिए सीमा जी, हिमानी जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, उनके कुछ जवाब दे देता हूं मैं। मदरसों में मुस्लिम समाज के ही शिक्षक मुस्लिम विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। क्रिश्चियन स्कूल में क्रिश्चियन समाज के ही क्रिश्चियन सोसाइटी द्वारा ही, उनकी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा ही वहां शिक्षकों की नियुक्ति होती है। जो सवाल बहन हिमानी जी ने पूछा था क्या बागेश्वर धाम में
हिंदुओं को ही पढ़ाया जाएगा या हिंदू शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। तो ऑलरेडी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पतंजलि शिक्षा पीठ के माध्यम से बाबा रामदेव की जो चल रही है, उसमें जो गुरुकुल की योजना है वो बाबा रामदेव द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो इसमें कोई आश्चर्यचकित नहीं है कि अगर बागेश्वर धाम में भी इस प्रकार की कोई आगे परियोजना आती है। हालांकि आपका यह प्रश्न कल्पना से काल्पनिक है, अभी यथार्थ से परे है। निश्चित रूप से जब आरिफ नगर में सिर्फ मुसलमान रह सकते हैं, इस्लाम नगर में सिर्फ मुसलमान रह सकते हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, तो गुरुग्राम हिंदू में अगर कोई हिंदुओं का 1000 लोगों का परिवार अगर वहां निवास करने की परियोजना लाई जाती है तो कांग्रेस को इसमें तिलमिलाहट क्यों होती है? लोकसभा 2024 और विधानसभा 2023 के रिजल्ट कांग्रेस पार्टी को उससे कुछ सीख मिलती हुई प्रदेश में तो नजर नहीं आ रही। और देश में इनके युवराज भी निरंतर सनातन का निरादर करते हैं, प्रभु श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं और भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। भाई दूसरी तरफ रोजा इफ्तार में शिरकत करते हैं, दूसरी तरफ रोजा इफ्तार में शिरकत करते हैं। बोलने के लिए ज्यादा क्या चाहिए आपको बताइए, मैं बता तो रहा हूँ कि अगर आपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, अगर आप इतिहास 1947 के बाद जब भारत 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, भारत जब 1947 में जब देखिए इस प्रकार की डिबेट से सार्थक नहीं होती है। डिबेट बिगाड़ने का प्रयास करना कांग्रेस के प्रवक्ताओं एक एक करके प्लीज डिबेट को बिगाड़ना है। तो बोलने के लिए जब कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं होता है और जब इनको एक्सपोज किया जाता है चैनल। ठीक है योगेश जी, एक बार बोल लेने दीजिए इन्हें। ठीक है ये एक मिनट मेरा बोलने का समय है और ये बीच में बोल रही है तो इनको रोकना चाहिए आपको। पहले जब इनका समय आया बोलने दीजिए ना, मैंने इनको पूरा ध्यान से सुना, डिस्टर्ब किया क्या? लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता इसी प्रकार बौखला जाते हैं, जब एक्सपोज होना शुरू होते हैं चैनल पर बैठकर तो बौखलाहट में आकर डिबेट बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को धार्मिक आधार पर बांटा की नहीं बांटा। पाकिस्तान अलग बना, हिंदुस्तान अलग बना। जब हिंदुस्तान अलग बना, जब हिंदुस्तान ये देखिए इस प्रकार की डिबेट करने से कोई मतलब नहीं है। हिमानी जी एक एक करके हिमानी जी बीच में नहीं, हिमानी जी ठीक है, हिमानी जी आपके पास आएंगे, एक कमेंट उनसे ले लेते हैं फिर हिमानी जी आप ही के पास आएंगे। ठीक है हिमानी जी आएंगे जस्ट आपके। योगेश जी जल्दी अपनी बात पूरी करें फिर जवाब ले लेते हैं। ठीक, इस प्रकार की डिबेट करने से आपके चैनल का भी समय जाया होगा, दर्शकों तक बात कहीं पहुंचेगी और डिबेट बिगाड़ने का जो प्रयास है। हिमानी जी ठीक है, योगेश जी ठीक है, एक मिनट हिमानी जी ठीक है, इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। हिमानी जी इस तरह से चर्चा नहीं होती है, नहीं आप तसल्ली रखिए, सुनिए, ठीक है आएंगे आपके पास। योगेश जी आप अपनी बात रखिए, आपको जो बात करनी है वो बात करिए, अनर्गल बातें नहीं करिए। कांग्रेस के लोग बकवास करते हैं, बदतमीजी आप करती हैं, बकवास आप करती हैं। ठीक है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को व्यक्तिगत नहीं किसी तरह की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, इस तरह की चर्चा नहीं होती है। योगेश जी मानी जी आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है तसल्ली रखिए, एक एक करके ठीक है योगेश जी, ठीक है योगेश जी बहुत देर हो गया, आएंगे आपके पास। हिमानी जी जल्दी अपनी बात रखिए फिर योगेश जी बोलने नहीं दिया ना मैडम। नहीं आपने जो बातें कही है उसी पर आंसर ले, आपने जो बातें कही है उसी पर आंसर ले। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ठीक है सर, डिबेट है, ये डिबेट है, चर्चा कर रहे हैं हम, चर्चा में दोनों तरफ की सुननी पड़ती है, भाषण नहीं हो रहा है, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है डिबेट की मर्यादा, हिमानी जी एक तो आप बीच में बोलना बंद करिए। हिमानी जी बीच में नहीं, प्लीज हिमानी जी प्लीज बीच में नहीं। मर्यादा के अनुरूप अगर चर्चा करें तो सार्थक चर्चा होगी। डिबेट की मर्यादा के अनुरूप अगर चर्चा हो तो सार्थक चर्चा होती है। आप मर्यादाओं के अनुरूप बात ही नहीं कर रही हैं, आप सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, आप बीच में बोल रही हैं तो डिबेट समय की बर्बादी कर रहे हैं आप लोग, समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, काफी महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात सोचिए और समझिए, दर्शक देख रहे हैं आप लोगों को, सोच समझ करके बोले कृपया। निश्चित रूप से दर्शकों तक मैसेज पहुंचना चाहिए। ठीक है योगेश जी, ठीक है योगेश जी आपके पास आएंगे, एक कमेंट हिमानी जी से फिर आपके पास आएंगे। हिमानी जी जल्दी अपनी बात रखिए, व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, प्लीज।
मुद्दे पर बात करिए। योगेश जी के पास जब ज्यादा कंटेंट नहीं रहता तो वो लोग बहुत आगे पीछे पहुंच आपके जाते हैं पास और डिबेट को कंटेंट नहीं डिफेंड है, करने की आप कोशिश बौखला करते हैं। जाती हो, अब आप आप देख बौखला लीजिए, अब जाती आप हो, देख लीजिए, आप चलिए ठीक बौखला है, आप ही जाती बोल हो। लीजिए और आप ही की 1947 कहानियां के सुन बाद लेते देश हैं। का डिवीजन आपके पास करने ना वाली दिमाग कांग्रेस है, ना आज आपके भी पास बोलने के तुष्टीकरण लिए पे कर रही कंटेंट है, है, आज ना भी आप ऐसा तुष्टीकरण कुछ कर भी रही है। बोल पाते हैं जो आज भी जनता को कांग्रेस आकर्षित कर पार्टी सके। तो आप 2018 हमेशा का योगेश जी गेम खेल रही है। कांग्रेस पार्टी को जब आपत्ति नहीं होती जब आरिफ नगर बनता है, कांग्रेस पार्टी को जब आपत्ति नहीं होती जब इस्लाम नगर बनता है, कांग्रेस पार्टी को जब आपत्ति नहीं होती जब रुस्तम हाता खां बनता है, कांग्रेस पार्टी को जब आपत्ति नहीं होती, इनके साथ कांग्रेस पार्टी को जब आपत्ति नहीं होती चर्चा जब तो कभी हो ही नहीं नगर सकती, बनता है, क्योंकि कांग्रेस बौद्धिक पार्टी चर्चा को का जब तो इनका आपत्ति स्तर नहीं ही होती नहीं जब है। अहमदाबाद पैलेस बिल्कुल बनता मुझे है, पर्सनल तो होना पड़ रहा कांग्रेस है, क्योंकि जो पार्टी व्यक्ति जैसा हिंदुओं होगा उसके के बारे में वो बातें तो बोलनी पड़ेगी। भावनाओं को यदा कदा ही नहीं, हमेशा हिंदुओं के विरुद्ध बात करना कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बना लिया है। सनातन ठीक है, धर्म का ठीक है। सनातन धर्म का विरोध करेंगे, ठीक है, ठीक है, अल्पसंख्यकों का ठीक है, समर्थन ठीक है, करेंगे, ठीक है। अल्पसंख्यकों का समर्थन करेंगे। ठीक है और योगेश जी, निश्चित ठीक है। रूप से योगेश जी जिंदगी रख लिया आपने बनाने अपनी की बात। दंगे भड़काने योगेश जी रख लिया आपने अपनी बात, ठीक है। 2080 का काम करते हैं, 2080 का काम करते हैं। आपको आरिफ नगर पे आपत्ति नहीं है, आपको इस्लाम नगर पर आपत्ति नहीं है, आपको रुस्तम हाता खां पे आपत्ति नहीं है, आपको नूरमहल रोड पर आपत्ति नहीं है, आपको हमीदिया रोड पर आपत्ति नहीं है, आपको हंसनाथ नगर पर कर लीजिए। जनता को भी देखने देते हैं कि इनके जो प्रतिनिधि हैं, मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है आप लोगों को। कांग्रेस प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता जो कि जनता की बात रखने के लिए आज बैठे हैं, जनता की बात वो किस तरह से रख रहे हैं वो तस्वीरें देख लेने दीजिए जनता को। ठीक है, ठीक है, पीसीआर म्यूट करिए इन्हें। जानकारी लेकर बैठे, हाथ जोड़कर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है कि यहाँ बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता किस प्रकार से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के बातचीत कर रही है। कृपया करके अब आप लोगों से यही निवेदन है कि एक एक करके बोलिएगा। योगेश जी आप अपनी बात रख चुके हैं, बीच में प्लीज मत बोलिएगा, वक्त की बहुत कमी है हमारे पास। हिमानी जी जल्दी अपनी बात रखें और सीधे अपनी बात रखें, मुद्दे पर बात करें। वही बात कहना चाहती हूँ कि ये देश में सौरभ शर्मा, आकांक्षी युवा जैसे मुद्दों को दबाने के लिए इस तरह के हिंदू मुसलमान आज हमारा मुद्दा सौरभ शर्मा नहीं है। कोशिश होती है कि इस तरह के टॉपिक के द्वारा डिबेट हो चुकी है, में रखा और आप जाए और देश बागेश्वर का धाम माहौल के सुधरने न दिया जाए, क्योंकि अगर जनता इतने करोड़ का खाता है, इस तरह के ये माहौल तथ्यों से से बाहर परे जाएगी तो वो झूठ फिर वो परोसना रोजगार कांग्रेस मांगेगी, वो पार्टी की शिक्षा रणनीति मांगेगी, है। वो अपने लिए झूठ सुविधाएं बोलो, मांगेगी, झूठ करो, तो महिलाओं के ये लिए झूठ सुरक्षा बोलो, मांगेगी, जोर किसानों जोर के से बोलो, अधिकार ये झूठ मांगेंगे। बोलना अभी कांग्रेस किसानों को पार्टी की रणनीति गेहूं है। एमएसपी पर कांग्रेस नहीं मिल पा किसानों रहा है, को हम इनके द्वारा समृद्धि बना रहे हैं, जो ये उनके लिए राजनीतिक नित्य रोज काम कर महत्वाकांक्षाओं रहे के लिए हैं। ये देश की जनता की किसानों के भावनाओं के लिए साथ हमारे जो खेलने का काम है, काम करते वो हैं किसान और हमको इनके लिए वोटों के ये सब माध्यम चीजें से सिर्फ अपना राजनीतिक समर्थन डंडे देते के हैं। तौर पर देखते हैं, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है कि किस तरह से बेरोजगारी को दूर किया जाए, किस तरह महंगाई को दूर किया जाए, किस तरह देश की प्रगति की जाए, किस तरह चारों तरफ से जो दुश्मन हमारे ऊपर भारी होते जा रहे हैं युवाओं को और ढोल जो चलाने स्थिति बनती जा रही है उससे कैसे निपटा जवाहरलाल जी जाए, ने वल्लभ तो उसके भवन लिए को इनके पास दलालों का एकमात्र अड्डा हथियार है बनाया, हिंदू तो मुसलमान। कांग्रेस पार्टी के पास कोई विषय है नहीं। ठीक है कांग्रेस योगेश पार्टी जी हर विषय आपके पर पास विषय बहुत करती विषय है और बहुत मुद्दा है। इस सवाल का जवाब जरा दीजिएगा कि ये जो ग्राम बनने जा रहा है, सनातनी ग्राम, हिंदू ग्राम, क्या इसमें सरकार की तरफ से भी कुछ सहयोग रहेगा या फिर इसे ओवरऑल यहाँ समझा जाए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा ही तमाम चीजें रहेंगी? जो ऐलान उन्होंने किया है उसमें पूरी जो फंडिंग है उन्हीं की रहेगी, क्योंकि इस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। इस सवाल का जवाब ये है कि धर्मगुरु के माध्यम से ये परियोजना लाई गई है। हिमानी जी बीच में मत बोलिए प्लीज, हिमानी जी बीच में नहीं। हिमानी जी जब आपसे सवाल किया जाए तभी बोलिए, आप मजबूर मत करिए पीसीआर टीम से मैं म्यूट करवाने की। इस तरह से चर्चा नहीं होती। आप लोग शायद दूसरी जगह से इस तरह से चर्चा करके आते हैं, यहाँ पर ऐसी चर्चा नहीं होती है। प्लीज धैर्य रखिए हिमानी जी, मजबूर मत करिए आप, इस तरह से चर्चा नहीं होती है। ठीक है, जनता की भावनाओं से मार्केट बना के रखते हैं चैनलों पर। इस प्रकार के प्रवक्ताओं को बुलाना आपके चैनल को शोभा नहीं देता, आपके चैनल को शोभा नहीं देता, आपके चैनल को शोभा। विपक्ष अगर सुनेगी नहीं, समझेगी नहीं तो किस प्रकार से जनता के विषय रख पाएंगी आप हिमानी जी? इनके मुंह में जो आता है वो अनर्गल बयानबाजी करना, इनकी रणनीति तथ्यों से परे हटकर
तथ्यों से परे हटकर ये लोग बात करते हैं, तथ्यों से परे हटकर बात करते हैं। जैसा आपने बागेश्वर धाम के अकाउंट को लेकर बात करी, फर्जी बात है, वो झूठ है एकदम से। कोई 600 करोड़ का खाता नहीं बागेश्वर धाम का। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक है, और कथावाचक के पास इतना अमाउंट नहीं होता है। शर्मनाक बयान है आपका, ये शर्मनाक बयान है आपका। आपको आरिफ नगर पर आपत्ति नहीं होती। ठीक है हिमानी जी, एक एक करके लगातार योगेश जी जो है, ठीक है योगेश जी सवाल सुन लीजिए। ठीक है सवाल सुन लीजिए हिमानी जी। योगेश जी बार बार इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं, कुछ गांवों के नाम वो लेते नजर आ रहे हैं और उन गांवों के जरिए वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं कि तब अगर आपत्ति। योगेश जी बीच में मत बोलिए, सवाल के बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं है गाँव नहीं, सवाल शहर का है। ठीक है ठीक है हिमानी जी जरा उस पर अपना रिएक्शन दे दीजिए। ठीक है हिमानी जी आपका रिएक्शन। पहले भी कह चुकी हूँ कि उस जगह पर उनके नाम भले ही किसी भी आधार पर हो, ऐसे सभी जगह पर होते हैं हिंदुओं के। सब जगह मुसलमान की कॉलोनी उसमें कोई इत्तेफाक से मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान के मुसलमानों के द्वारा नगर भोपाल शहर में, नगर भोपाल शहर में, इस्लाम नगर भोपाल शहर में, तो जब ये नगर हो सकते हैं तो बागेश्वर धाम में राजनीति कौन कर रहा है? आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनता के मुद्दों को इतने उचित तरीके से रखने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में बातचीत हो रही थी यहाँ पर सनातन ग्राम को लेकर के, यानी हिंदू ग्राम को लेकर के। अब इसके बाद देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरह की राजनीति गलियारों में चर्चाएं और बढ़ती हैं और क्या कुछ पक्ष विपक्ष के द्वारा कहा जाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।